कहानी शुरू होती है वकील इलियट किंटनर से, जो एक दवा कंपनी में काम करता है और प्रमोशन पाने की कोशिश में है। इसी वजह से वह अपने बॉस ओडेल लियोपोल्ड के पहाड़ों में बने अकेले मकान में वीकेंड बिताने का न्योता स्वीकार कर लेता है। उसकी बेटी रिडली इस ट्रिप से खुश नहीं है क्योंकि वो कंपनी की हरकतों से नाखुश है। उसके मूड और भी खराब हो जाता है जब उसका पिता लगातार छींकता रहता है। इलियट रास्ते में समझाता है कि वो एक खास और लगभग अनजाने रिजर्व में जा रहे हैं। तभी पास की एक गहरी गुफा से अजीब सी घोड़े जैसी आवाज आती है। जैसे जैसे कार पहाड़ों में चढ़ती है, मोबाइल का सिग्नल कमजोर होता जाता है। इलियट को अपने बॉस की कॉल आती है, जो देरी की वजह से नाराज लगा है। इससे इलियट थोड़ा घबरा जाता है। रिडली तब डर जाती है जब उसका पिता अचानक एक्सीलरेटर पर जोर देने लगता है। कॉल कट जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं। इस दौरान वो ठीक से सड़क पर ध्यान नहीं देते। तभी इलियट किसी सफेद से दिखने वाले छोटे जानवर को टक्कर मार देता है और कार घूमकर कुछ मीटर आगे जाकर रुकती है। इलियट एक औजार लेकर उतरता है ताकि अगर जानवर डरा हो तो खुद को बचा सके। दोनों उतरकर जानवर को देखने जाते हैं। जैसे जैसे वो पास जाते हैं, उनके चेहरे हैरानी से भर जाते हैं क्योंकि उस जानवर के माथे पर सींग है। ये कोई साधारण पोनी नहीं है। इलियट सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। तभी रिडली देखती है कि उस सींग से रोशनी निकल रही है। वह उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही वह छूती है, उसे एक अजीब ब्रह्मांड जैसा सपना सा महसूस होता है। लेकिन ये सपना अचानक टूट जाता है जब उसका पिता उस यूनिकॉर्न के सिर पर पागलों की तरह वार करने लगा है। रिडली दंग रह जाती है। दोनों के ऊपर काला गाढ़ा कीचड़ सा पड़ जाता है। फिर जब वो हवेली पहुँचते हैं, पता चलता है कि उन्होंने उस जानवर की बॉडी कार में ही छोड़ दी है। दरवाजा एक नौकरानी खोलती है जिसका नाम है शॉ। वो उन्हें अंदर ले जाती है जहाँ ओडेल की बीवी बेलिंडा और उनका बेटा शेफ्ड मौजूद होते हैं। फिर सब लोग ओडेल के कमरे में जाते हैं, जो अब बहुत बीमार लग रहा होता है। उसे कैंसर है। रिडली अब भी सदमे में है, इसलिए झूठ बोल देती है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही और यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन एलियट उसे समझाता है कि सब ठीक है। रिडली वॉशरूम जाती है और जब चेहरा धोती है तो हैरान रह जाती है। उसके चेहरे के दाने एक्नी गायब हो गए होते हैं। उधर एलियट को भी कागज देखने में दिक्कत नहीं हो रही, जबकि वो चश्मा लगाए बिना पढ़ पा रहा है, यानी उसकी भी नजर ठीक हो गई है। इस बीच किसी को नजर आए बिना कार में पड़े यूनिकॉर्न के सींग से फिर चमक निकलती है और जानवर में थोड़ी हलचल दिखाई देती है, जैसे वो फिर से जिंदा हो रहा हो। रिडली मीटिंग के बीच अपने पापा से अकेले में बात करना चाहती है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसे ही सब सो जाएंगे, वो खुद उस यूनिकॉर्न को जमीन में दफना देगा। लेकिन ये प्लान बिगड़ जाता है जब दोनों को कार से किसी जानवर के टकराने की आवाज आती है। कार हिलने लगती है। एलियट जल्दी से बाहर निकलता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि बटलर ग्रिफ को भी आवाज सुनाई दे चुकी होती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं देखने की क्या हुआ है। तभी कार का शीशा टूटा है और यूनिकॉर्न का सींग छत को चीर देता है। जैसे ही हलचल रुकती है, एलियट कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त यूनिकॉर्न खिड़की पर आ जाता है और जोर से चिल्लाता है। रिडली डर से कांप जाती है जब शॉ बंदूक ले आती है और बिल्कुल पास से गोली चला देती है। सब लोग उस जानवर के शरीर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी शक्ल और बनावट पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन कोई भी यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ रिडली में इतनी हिम्मत होती है कि वो उसे यूनिकॉर्न कहती है। तब उसके पापा नोटिस करते हैं कि उसकी शक्ल में कुछ बदलाव आया है। फिर वो सब मान लेता है कि हाँ, उसी ने जानवर को गाड़ी से टक्कर मारी थी और उसी ने पागलों की तरह उसे मारने की कोशिश की थी। एलियट बताता है कि उस काले पदार्थ के छींटे उसे भी लगे थे। शायद इसी वजह से उसकी छींकना बंद हो गया और आँखें भी ठीक हो गयी। अब सबको ये यकीन हो जाता है कि उस जानवर का खून बहुत चमत्कारी है और बीमारियां ठीक कर सकता है। रिडली कहती है कि हमें पुलिस या किसी साइंटिस्ट को बुलाना चाहिए ताकि इस जानवर की बॉडी को ले जाया जा सके और सही से जांच हो सके। लेकिन ओडेल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये एक आजाद आत्मा है और हमें इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने का हक है। बेलिंडा भी कहती है कि पुलिस या सरकारी कामों में बहुत झंझट होता है। ऊपर से अगर एलियट ने माना कि उसने इस जानवर को गाड़ी से मारा है तो उसकी नौकरी और इस दोनों पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर वो चुप रहे और सबको कवर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका प्रमोशन भी पक्का समझो। रिडली को बहुत दुख होता है ये देखकर कि उसके पापा इतनी जल्दी इस सौदे के लिए मान गए। बाद में वो एलियट से बात करती है और बताती है कि जो सींग उसने छुआ था उससे उसे कोई अजीब सी ब्रह्मांड जैसी झलकियाँ दिखी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ गई हो। वो कहती है कि यूनिकॉर्न को इस लालची फैमिली के पास नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एलियट बिल्कुल बेरुखा जवाब देता
है, क्योंकि वो अब भी सिर्फ अपनी नौकरी और प्रमोशन के बारे में सोच रहा होता है। वो रिडली को कमरे से निकाल देता है और खुद जाकर शेफर्ड से बात करता है। जब एलियट और शेफर्ड बात कर रहे होते हैं, शेफर्ड उससे पूछता है, तुम्हारी बेटी तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? एलियट इस सवाल से थोड़ा चौंक जाता है, जैसे उसे अंदाजा ही न हो। उसी वक्त दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जंगल से एक डरावनी गहरी दहाड़ सुनाई देती है। शेफर्ड डर जाता है और हॉट टब में जाने का प्लान छोड़कर जल्दी अंदर भाग जाता है। उधर ऊपर अपने कमरे में रिडली एक पुरानी फोटो देखती है, जिसमें उसकी मम्मी के पास एक यूनिकॉर्न की तस्वीर होती है। फिर उसे पता चलता है कि ये तस्वीर असल में यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज पुरानी कढ़ाई वाली तस्वीरों की एक कॉपी है। वो टेपेस्ट्री 15वीं सदी की है, जिसमें 7 हिस्सों की कहानी है। उसमें दिखाया गया है कि कुछ शिकारी सालों तक कोशिश करने के बाद एक यूनिकॉर्न को मार देते हैं और उसे एक किले में ले जाते हैं, लेकिन वो यूनिकॉर्न किले में दोबारा जिंदा हो जाता है और तब तक शांति में नहीं आता जब तक वो एक प्यारे दिल वाली लड़की से नहीं मिलता। इन 7 तस्वीरों में से एक अधूरी थी, लेकिन उसकी नई बनी कॉपी में जो सीन दिखता है वो सबसे डरावना होता है। एक झुंड यूनिकॉर्न्स इंसानों को नोच नोच कर मार रहा होता है। उसी रात रिडली को एक अजीब सा सपना आता है। वो खुद को उसी पहाड़ी गुफा में पाती है, लेकिन इस बार वो सब कुछ एक यूनिकॉर्न की आंखों से देख रही होती है। रिडली उस अजीब सपने से डर के उठती है। तभी 2 साइंटिस्ट उसके कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने सुरक्षात्मक सूट पहन रखे होते हैं। वो रिडली और उसके पापा को खींचते हुए एक लैब में ले जाते हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर बाटिया। दोनों यूनिकॉर्न को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिल गया हो। डॉक्टर सॉन्ग सबको बताती है कि उन्होंने यूनिकॉर्न के सींग से एक केमिकल कंपाउंड निकाला है और ओडेल की फैमिली इसकी पूरी जांच पड़ताल की इजाजत दे देती है, ताकि इस खतरनाक पदार्थ से कोई दवा बनाई जा सके। उस सींग से निकाला गया केमिकल अब ओडेल के इलाज वाले सीरम में मिलाया जाता है। सब लोग टेंशन और उम्मीद में इंतजार करते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। रिडली नाराज होती है और चुपचाप वहाँ से दूर हो जाती है। तभी डॉक्टर बाटिया बताती है कि यूनिकॉर्न के सींग से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है और उसकी वजह समझ नहीं आ रही। रिडली अकेली जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ एक पेड़ दिखता है, जिसकी ऊंचाई पर सींग से बनी खरोंचे होती हैं, जैसे किसी बड़े जानवर ने वहाँ निशान बनाए हों। तभी जंगल से फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। रिडली डर के मारे हवेली की तरफ दौड़ती है और वहाँ पहुंचकर यूनिकॉर्न्स पर अपनी रिसर्च जारी रखती है। शेफर्ड उसका साथ देता है और ग्रिफ से कहकर उसके लिए एक प्रिंटर भी मंगवा देता है, ताकि वो पुरानी तस्वीरें निकाल सके। जब रिडली रिसर्च कर रही होती है, तभी उसके पापा ओडेल हॉलवे में दिखते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त और जवान जैसे। अब उन्हें ना व्हील चेयर की जरूरत है, ना सहारे की। सब हैरान रह जाते हैं। टेस्ट में भी साफ हो जाता है कि उनका कैंसर अब बिल्कुल गायब हो चुका है, खुद ब खुद। ओडेल बहुत खुश होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी तबीयत ठीक हो गई, बल्कि इसलिए कि अब उनके पास कैंसर की दवा का जादुई फॉर्मूला है और इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत होती है। डॉक्टर सॉन्ग बताती है कि इस दवा को लैब में दोबारा बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यूनिकॉर्न का डीएनए हमारी दुनिया के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो सींग है, बस वही आखिरी बचा तरीका है। अब बेलिंडा सबको पॉजिटिव सोचने को कहती है और बोलती है कि हम खुद ही इसका रेट तय कर सकते हैं। दुनिया इस इलाज के लिए कुछ भी देने को तैयार होगी। कुछ ही देर में ढेरों कॉल्स आने लगती हैं और कंपनी में पैसे की बारिश हो जाती है। अब ओडेल, बेलिंडा और बाकी सब लोग एलियट के साथ मिलकर एक खास प्लान बनाते हैं। एलियट अब थोड़ा कंफ्यूज्ड और घबरा गया होता है। इतना सब कुछ एकदम से बदल गया होता है। जब सब लोग कंपनी की तरक्की और पैसों की खुशी में डूबे होते हैं, तभी रिडली सबका मूड बिगाड़ देती है। वो फर्श पर वो सारी प्रिंट की हुई तस्वीरें, टेपेस्ट्रीज बिछा देती है और सबको समझाने लगती है कि यूनिकॉर्न की कहानी कोई नई नहीं है। वो बताती है कि इतिहास में भी यूनिकॉर्न्स का जिक्र आया है और हर बार जब किसी ने उनके खून या सींग को इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तो भयानक तबाही आई। मिडिल एजेस, पुराने जमाने में भी माना जाता था कि यूनिकॉर्न का खून चमत्कारी होता है, लेकिन जो भी उसे पकड़ता या मारता, उसकी मौत और भी बुरी होती थी। लियोपोल्ड, ओडेल की फैमिली उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। एलियट भी शर्मिंदा होता है कि उसकी बेटी ऐसी बचपनी बातें कर रही है। इधर शॉ और ग्रिफ तैयारियां करने लगते हैं ताकि यूनिकॉर्न की बॉडी को कंपनी के हेडक्वार्टर ले जाया जा सके। रिडली उदास होकर कार में चली जाती है, अकेली बैठने के लिए। उसी वक्त सारे लाइट्स चली जाती हैं, अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर बाटिया अपनी साथी को दिखाती है कि अब सींग से निकलने वाला रेडिएशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। रिडली कार में बैठी होती है, तभी फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। उसका
मोबाइल भी कांपने लगा है, जैसे उस पर कोई अजीब सी ताकत असर डाल रही हो। अब लियोपोल्ड फैमिली एलियट से कहती है, जाकर पता करो क्या हुआ है। एलियट साइंटिस्ट से बात करने चला जाता है। तभी डॉक्टर सॉम को लगता है जैसे उसकी पीठ पर कुछ है और अगले ही पल उसके ऊपर किसी जानवर की आंतों की बारिश हो जाती है। डॉक्टर बाटिया समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ और तभी वो देखती है कि एक बड़ा सा सींग उसके साथी की बॉडी को आर पार कर देता है। एलियट के ठीक पीछे खड़ा शेफर्ड यह सब देखकर हकाबका रह जाता है। सींग उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा छेद बना देता है। दीवारों पर अब बड़े यूनिकॉर्न की परछाई दिखाई देती है और जैसे रिडली ने कहा था, ये यूनिकॉर्न बिल्कुल भी प्यारा या शांत नहीं है, ये खतरनाक है और गुस्से में है। सब जैसा कि अंदाजा था, सब घबरा जाते हैं। टनल के आखिर में ओडेल दिखाई देता है और चिल्लाकर कहता है, उस बछड़े को तुरंत अंदर लाओ। शॉ और ग्रिफ अपने हथियारों के साथ गार्डन की तरफ भागते हैं। उधर इलियट जब अपनी बेटी को अकेले बाहर देखता है तो डर जाता है। वो चिल्लाता है, कार में बैठो और दरवाजे बंद कर लो। रिडली उसकी बात मानती है, लेकिन मोबाइल की टॉर्च से बाहर देखने लगती है और यही रोशनी उस जानवर को अपनी तरफ खींच लेती है। यूनिकॉर्न तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और गाड़ी पर हमला करता है। इलियट दौड़ता है, कार का पिछला दरवाजा खोलता है और रिडली को उन खतरनाक दांतों से बचाकर अंदर खींच लेता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड यूनिकॉर्न को घेर लेते हैं। यह सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन पुराने टेपेस्ट्रीज में देखा था, लेकिन ये जानवर किसी के कंट्रोल में नहीं आता। उसका एक हुर एक गार्ड की खोपड़ी कुचल देता है। इलियट और रिडली कार के नीचे छिपे सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी रिडली एक मौका देकर हवेली की तरफ दौड़ती है। यूनिकॉर्न उसके पीछे भागा है, लेकिन वो किसी तरह दरवाजा बंद कर लेती है। वो दरवाजा बहुत ही कमजोर था, लेकिन यूनिकॉर्न उसे तोड़ता नहीं, वो बस झिरी में से देखता है। रिडली समझ जाती है कि उसने दरवाजा इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो अपना चमका हुआ सिंह झिरी से अंदर करता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। रिडली हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी शॉ गोली चला देती है। यूनिकॉर्न डर कर भागा है और रिडली देखती है कि एक काले तरल में उसका खुर पड़ा, यानी गोली उसे लगी थी। जब सब लोग सुरक्षित हवेली लौटे हैं तो लियोपोल्ड परिवार रिडली की बातों पर शक करता है कि कैसे वो गूगल से कुछ घंटों में यूनिकॉर्न्स के बारे में इतना कुछ जान गई। रिडली बताती है कि उसे कुछ विजन्स आए थे और अब उसका उस बछड़े से एक खास रिश्ता बन गया है। अब ओडेल पूरी तरह तय कर लेता है कि उस बड़े यूनिकॉर्न को पकड़ना ही होगा ताकि वो भी उसके सिंग को छू सके और खुद को यूनिकॉर्न के हमलों से बचाव दे सके। असल में उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। परिवार कहता है कि जानवर घायल है, उसे और तकलीफ देना गलत होगा और डॉक्टर सॉम की मौत भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। शेफर्ड याद दिलाता है कि हर यूनिकॉर्न का सिंग कई बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन रिडली को उन लोगों की नीयत पर भरोसा नहीं होता। वो सबको चेतावनी देती है पर कोई उसकी नहीं सुनता। ओडेल इलियट को कंपनी में पार्टनर बनाने का वादा करता है। ये सुनकर इलियट उसका साथ देने को मान जाता है। रिडली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुका। शेफर्ड हवेली में रुकने का बहाना बनाता है और डॉक्टर बाटिया से बात करते हुए चुपके से वो चमत्कारी दवा और बछड़े का सिंग चुराता है। शॉ अपना रेडिएशन नापने वाला डिवाइस ऑन करती है और शेफर्ड उस पाउडर का थोड़ा हिस्सा गिरा देता है। फिर उसकी सफाई करते हुए वो एक छोटा पिंच लेकर उसे सूंघ लेता है और तुरंत उसकी आंखों में जादुई चमक आ जाती है। उधर रिडली जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वो दौड़कर वापस जाती है और डॉक्टर बाटिया से सहमत होती है, बछड़ा मरा नहीं है। यूनिकॉर्न्स इतनी जल्दी रिजनरेट कर सकते हैं कि वो वापस जी सकते हैं। शेफर्ड अब और भी ज्यादा जुनूनी हो जाता है। रिडली डर जाती है क्योंकि उसके पापा और बाकी लोग शिकार पर निकले हैं, ये सोचकर कि जानवर घायल है। वो ग्रिफ से कहती है उन्हें वापस बुलाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इलियट को उसकी मैसेज तब मिलती है जब ओडेल जानवर से सिर्फ 1 मीटर दूर होता है। शॉ का डिवाइस लगातार बीप कर रहा होता है। तभी एक दूसरा यूनिकॉर्न पीछे से आता है और शॉ को उठा लेता है। दोनों यूनिकॉर्न्स गार्ड्स पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके मार देते हैं। इलियट को अपने ऊपर आते देकर झुक जाता है और बच जाता है। आखिर में सिर्फ ओडेल और इलियट बचते हैं। वो हवेली की तरफ भागते हैं, लेकिन गेट बंद नहीं कर पाते। दोनों यूनिकॉर्न्स अंदर पहुंच जाते हैं। अब ओडेल सोचता है कि शायद वो यूनिकॉर्न को काबू कर सका है। वो हाथ बढ़ाता है और यूनिकॉर्न झुक भी जाता है, लेकिन यह बस एक पोजीशन थी। अगली ही सेकंड उसका सिंग ओडेल की ठोड़ी में घुसता है और सिर के ऊपर से निकल जाता है। घर के अंदर बाकी सब ये देखकर कांप जाते हैं। ग्रिफ जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। इलियट पुलिस को कॉल करता है और इस बार लियोपोल्ड परिवार भी मानता है, लेकिन कॉल कट जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। रिडली कहती है कि अगर हम बछड़े को लौटा दे तो शायद जानवर शांत हो जाए, लेकिन बेलिंडा कहती है अब बहुत
देर हो गई है, गेट इलेक्ट्रिक है और हम अंदर फंसे रहेंगे। ग्रिफ कहता है कि एक तरीका है, मशीन हाउस से गेट मैनुअली खोला जा सकता है, लेकिन बेलिंडा और शेफर्ड उसे ही भेजते हैं। वो नाइंसाफी से नाराज होकर टनल से बाहर निकल जाता है। उधर बाटिया बछड़े को लेकर बाहर जाती है, लेकिन यूनिकॉर्न्स का मूड ठीक नहीं होता। वो हमला कर देते हैं, एक उसका पैर काटा है और फिर दोनों मिलकर उसे नोचते हैं। ग्रिफ डर के मारे भाग जाता है। बाकी 4 लोग हवेली में वापस आ जाते हैं। शेफर्ड कहता है कि उसे एक बात समझ आ गई है, उस पुराने टेपेस्ट्री में लिखा था कि सिर्फ एक प्योर दिल वाली लड़की ही यूनिकॉर्न को हरा सकती है और रिडली वैसी ही है। ये बात सुनकर इलियट का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, मैं अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहूंगा। लियोपोल्ड फैमिली हैरान रह जाती है। फिर शेफर्ड एक और सिंक चार्ज फेंकता है और ट्रांस में चला जाता है। इलियट और रिडली भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन शेफर्ड उन्हें रोक लेता है। तभी एक यूनिकॉर्न खिड़की पर दिखता है और सब डर से जम जाते हैं। वो सामने के दरवाजे से टकराने लगा है। सब उल्टी दिशा में भागते हैं। एक यूनिकॉर्न लैब की दीवार तोड़ने लगा है। इलियट अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद सामने जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, जानवर उस पर हमला करता है। उधर शेफर्ड और बेलिंडा छिपे होते हैं। शेफर्ड एक जूता फेंककर यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाता है और माँ के साथ भाग जाता है, लेकिन वो कंटेनर भी ले लेता है। जब वो सबको बताता है कि कैसे वो फेमस बनेगा, बेलिंडा कंटेनर खोलती है और देखती है कि वो खाली है। ऊपर इलियट रिडली को बताता है कि असली सिंक उसी के पास है, वो उसे चुके से ले आया था ताकि खाली हाथ न जाए। रिडली नाराज हो जाती है, पर इलियट माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी मरी हुई बीवी से वादा किया था कि वो रिडली को खुश रखेगा, पर अब समझ गया कि खुशी पैसे से नहीं, उसकी खुशी से आती है। नीचे बेलिंडा एक शेल्फ से कान लगाकर सुन रही होती है। तभी एक सिंक शेल्फ को चीरता हुआ उसके शरीर में घुस जाता है। यूनिकॉर्न उसे खींचकर एक कमरे में ले जाता है और बार बार उछालता है। शेफर्ड आग वाला तीर ओडेल की ऑक्सीजन टंकी पर चलाना चाहता है, पर डर जाता है और बेलिंडा की मौत हो जाती है। उधर इलियट रिडली को बचाने के लिए खुद को यूनिकॉर्न के सामने पेश करता है। वो दरवाजा खोलता है और भाग जाता है। रिडली झाड़ियों में कूद जाती है, लेकिन पीछे से शेफर्ड आकर उसे तीर से डराता है। वो उसे कहता है कि बछड़े के साथ यहीं बैठो, यूनिकॉर्न आकर खुद शांत हो जाएगा। वो सही साबित होता है। यूनिकॉर्न आकर रिडली की गोद में लेट जाता है, जैसे कोई बचा हो। शेफर्ड उसके पैरों को बांधने लगा है। तभी दूसरा यूनिकॉर्न भी इलियट के हाथ में चमकते सिंह को देकर उसके पास आकर लेट जाता है। शेफर्ड बहुत खुश होता है, लेकिन अब इलियट का सब्र जवाब दे जाता है। वो सिंह उठाकर शेफर्ड पर हमला करता है। शेफर्ड भी तीर चलाता है और रिडली दौड़कर अपने पापा की मदद करती है। तभी यूनिकॉर्न्स हिलने लगते हैं और एक जबरदस्त लात शेफर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इलियट भी मर जाता है, लेकिन यूनिकॉर्न्स उसे अपने बछड़े के पास ले जाकर सिंह आपस में मिलाते हैं और एक जादुई तूफान पैदा होता है। इससे बछड़े का सिंह दोबारा बन जाता है और इलियट भी वापस जिंदा हो जाता है। जब यूनिकॉर्न्स चले जाते हैं, तभी पुलिस ग्रिफ के साथ हवेली पहुंचती है। कोई भी ये समझ नहीं पाता कि ये सब क्या था और पिता बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाती है, यूनिकॉर्न्स सड़क पर फिर से प्रकट होते हैं और दोनों पहले से सीट बेल्ट बांध लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अब कार पर हमला होगा।